नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सांद्रता के पदों को। सांद्रता के पद बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, ये सांद्रता के पद जैसे मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोलंश, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई आपके एक सेट में जरूर दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम विलयन अध्याय को आगे बढ़ा रहे, तो ये इसका लेक्चर नंबर 4 है और आज हम सांद्रता के पदों की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले इसमें हम जानेंगे मोलरता को। मैं उदाहरण के साथ इन सभी टर्म्स को डिफाइन करूंगा, यानी सभी को समझाऊंगा अच्छे से विथ एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझाने वाला हूं आपको। तो लेक्चर को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं पूरा ही कवर करा दूंगा। आज की इस क्लास में सांद्रता के पद आपके क्लियर हो जाएंगे विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं मोलरता से। दोस्तों, आइए पढ़ते हैं मोलरता को। मोलरता किसे कहते हैं? मोलैरिटी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोलरता को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। मोलरता को अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैरिटी। दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। इसकी परिभाषा दी जाती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मेरे साथ बोलिए कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। दोस्तों, इसका सूत्र अभी हम बनाते हैं। देखिए, कैपिटल एम यानी मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल और विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो मोलरता बराबर विलेय के मोल और विलयन का आयतन आप ध्यान रखेंगे किस में रखेंगे? लीटर में होना चाहिए। तो विलेय के मोल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और विलयन का आयतन कैपिटल वी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक यहाँ पे अलग से फॉर्मूला लिख देते हैं कि कैपिटल एम बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल वी किसमें? लीटर में। ये आपका एक सूत्र बनके तैयार हो गया किसका? मोलरता का। बात आई मोलरता के मात्रक की। दोस्तों, इसका मात्रक होता है यूनिट। मोलरता की जो यूनिट होती है वो होती है मोल प्रति लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल प्रति लीटर। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि मोलरता के मात्रक क्या होता है, तो वो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मोलरता ये हो गई आपकी कि विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देख लेते हैं इन सभी चारों टर्म्स को कि इन्हें क्या कहेंगे। दोस्तों, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आपके पूछ देता है m/2 अगर कहीं पर हो। m क्या है? मोलैरिटी है। m मोलरता है। तो m/2 लिखा हुआ है तो आप उसको सेमी मोलर बोल सकते हैं। m/10 लिखा हुआ है तो आप उसको डेसी मोलर बोल सकते हैं। m/100 लिखा हुआ है तो आप उसको सेंटीमोलर बोल सकते हैं। m/1000 लिखा हुआ है तो आप उसको मिली मोलर बोल सकते हैं। ये आपको बस ऐसे ही समझ लेना है, इसको याद कर लेना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आइए,
आइए दोस्तों मोलरता का उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया है NaCl के जली विलयन की मोलरता 5 मोल प्रति लीटर है। क्या NaCl के जली विलयन जो है उसकी मोलरता कितनी हुई? 5 मोल प्रति लीटर है। मतलब NaCl का आपने क्या बनाया? जली विलयन बनाया, यानी NaCl के साथ आपने जल मिला दिया, यानी जल के साथ आपने NaCl मिला दिया और आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। आपने क्या बना लिया है? सॉल्यूशन बना लिया है। इस सॉल्यूशन की जो मोलरता है, मोलैरिटी, यानी m बराबर कितना है? 5 मोल प्रति लीटर। ये गिवन है क्वेश्चन में। तो कह रहे हैं इस कथन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो NaCl ये आपका क्या है? विलेय है। इसको समझ लेते हैं। बेसिक हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था, आपने नहीं देखा आप देख सकते हैं उसको जाके। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पिछली तीनों क्लासेस की। और ये H2O क्या है आपका? ये विलायक है, विलायक है। ठीक है, ये विलेय है और ये H2O विलायक है। ये सॉल्यूशन आपका बना, उसकी मोलरता कितनी है? 5 मोल प्रति लीटर है। अब ये कह रहा है NaCl के जली विलयन की मोलरता 5 मोल प्रति लीटर है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन हमारा ये है, इससे क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? तात्पर्य क्या है इससे? इसका मतलब ये है कि जो आपका NaCl है, अब हम परिभाषा में चलते हैं। परिभाषा में क्या था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ये 1 लीटर विलयन, यानी इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो कितना है? 1 लीटर है। आई बात समझ? क्योंकि हमारी परिभाषा यही कहती है कि 1 लीटर विलयन में, तो विलयन का आयतन कितना हो गया? 1 लीटर। ठीक है, अब कह रहा विलेय का मोल, यानी NaCl। विलेय क्या है यहाँ पे? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl के मोल कितने होंगे? क्योंकि NaCl के मोल ही विलयन की क्या होती है? मोलरता होती है। कितने हैं? 5। NaCl के मोल कितने हैं? 5 मोल। इससे ये तात्पर्य, इससे हमें ये पता चलता है कि जो NaCl के मोल हैं वो कितने हैं? 5 मोल हैं। और जो हमारा सॉल्यूशन बना है वो कितना है? 1 लीटर है। यानी 1 लीटर विलयन में NaCl के कितने मोल है? 5 मोल है। इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा मोलरता का सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि मोलरता बराबर विलेय के मोल, यानी स्मॉल n, और विलयन का आयतन, और इधर इंटू 1000 लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों ये 1000 यहाँ ऊपर क्यों आ जाता है? क्योंकि ये जो आयतन है जब आप मिलीलीटर में लेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे 1000 का गुणा कराएंगे, और जब आप आयतन को लीटर में लेंगे तो ये सूत्र होगा। तो इन दोनों ही सूत्रों को आप याद रखोगे। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, कि जब आप विलयन का आयतन मिलीलीटर में यानी ml में लेंगे तो आप 1000 का ऊपर गुणा करा देंगे, और जब आप लीटर में लेंगे तो ये वाला सूत्र है, ओरिजिनल वाला। ठीक है, इन दोनों ही सूत्रों को आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं मोललता की तरफ, यानी मोलैलिटी। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमने मोलरता पढ़ ली है, बिल्कुल मोलैरिटी जिसे हम बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोललता। मोललता, मोललता को अंग्रेजी में बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था, याद है आपको? इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, उसकी यूनिट थी मोल प्रति लीटर। इसकी यूनिट होती है मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति केजी। इसकी यूनिट किसकी? मोललता की। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, मोललता को हम कैसे डिफाइन करते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं। मोललता की परिभाषा दी जाती है कि 1 किलोग्राम विलायक, ध्यान से सुनिए, इसमें विलायक होता है, ये मात्र ऐसा सांद्रता पद है जिसमें विलायक के बारे में बात की गई है। तो 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलेय के मोल होंगे वही उसकी क्या होगी? मोललता होगी। बोलिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। आइए इसको लिख लेते हैं पहले हम, कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी
मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता। बोले तो मोलैलिटी। ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा होगी। आइए इसका हम सूत्र बनाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो हम सूत्र से ही लगाएंगे, ये परिभाषाएं तो हम लिख देंगे। मान लो अगर आपके एग्जाम में आ गई है 2 नंबर में 1 नंबर में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो आप लिख देंगे, ज्यादा टफ नहीं है। इसको आप समझेंगे, ध्यान से समझ जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगी बड़ी आसानी से। लेकिन आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो तो फॉर्मूलों से ही बनेंगे ना। तो आइए हम फॉर्मूला इसका बनाते हैं। तो स्मॉल m बराबर यानी मोललता बराबर दोस्तों मोललता बराबर यानी स्मॉल m बराबर क्या होगा? कह रहा है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी उसने क्या किया है, विलायक को फिक्स कर दिया है। कितना? 1 किलोग्राम। तो आइए हम यहां लिख लेते हैं विलायक का द्रव्यमान। ऐसे ही सूत्र बनाते हैं, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? किलोग्राम में। ठीक है। और ऊपर क्या लिया उसने? विलेय के मोलों की संख्या ले ली है। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल। ठीक है। ये मोललता का सूत्र हो गया आपका। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से और याद कर लीजिएगा, विलेय के मोल। तो ये मोललता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। आप ध्यान रखेंगे इसमें विलायक है और मोलरता में विलयन का आयतन था। इसको नोट करिए। इस फॉर्मूले को और हम शॉर्ट कर देते हैं, मोललता। मोललता यानी स्मॉल m। ठीक है। विलेय के मोल, अभी अभी हमने जाना मोल्स को जो है हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल n। विलायक का द्रव्यमान, इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी किसमें? किलोग्राम में। ये आपका सूत्र जो है हमने छोटा कर दिया है, सेम सूत्र ही है ये। आप अगर इनको रिप्रेजेंट करना जानते हैं तो आप ये वाला सूत्र आसानी से याद कर लेंगे कि n जो है वो विलेय के मोल है और कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान है, वो भी किसमें? किलोग्राम में। और स्मॉल m जो है आपकी मोललता है। आई बात समझ? देखिए अगर आपको मोल्स निकालना नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों मोल निकालना सीख लेते हैं यहाँ पे हम, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मोल आप निकालेंगे, आपको किसी भी चीज के मोल निकालने हैं। मान लीजिए आप विलेय के मोल निकाल रहे हैं, आपको आपके न्यूमेरिकल्स में अधिकतर विलेय के मोल निकालने पड़ेंगे। तो आप विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? विलेय के मोल इसको कैसे निकालेंगे? तो आपका जो विलेय का भार है, विलेय का भार, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको आप रखेंगे और अपॉन बटे में विलेय का अणु भार आपको क्वेश्चन में देगा, या तो आपको मतलब पता कर लेंगे अणु भार। जैसे NaCl है, इसका आप अणु भार निकाल लेंगे, Na का रख देंगे, Cl का रख देंगे। ठीक है। इसका आता है मुझे लगता है 58.5 कुछ आता है। ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। ओके। 58.5 आएगा। तो विलेय का क्या रख देंगे यहाँ पे? अणु भार। अणु भार आप निकाल लेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आप मोल कैलकुलेट कर लेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मोललता का एक उदाहरण। इसके बाद हम नेक्स्ट सांद्रता पद की तरफ बढ़ेंगे जिसे हम नॉर्मलता कहते हैं। ये उदाहरण में हमने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, इसके माध्यम से हम आपको मोललता को समझा देंगे। कह रहा है सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। किसको? सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। कह रहा मोललता की गणना करें और सोडियम क्लोराइड का उसने भार दे दिया 117 ग्राम। ठीक है। इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो हल से शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो आपको गिवन है, क्या गिवन है? सोडियम क्लोराइड का भार, इसको हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना आप। तो कितना? 117 ग्राम। और कह रहा है 100 ग्राम जल में घोला जाता है। आपको पता है जल क्या है? विलायक है। तो जल का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 100 ग्राम है। इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा? 100
ग्राम। ठीक, आप 100 ग्राम को बदल देंगे किसमें, लीटर उसमें किलोग्राम में, तो आप 100 में भाग लगा देंगे किसका, 1000 का। अभी किसमें बदल गया, किलोग्राम में। ठीक, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये आ गया 0.1 किलोग्राम। ये हमारा क्या आ गया, कैपिटल डब्ल्यू, यानी जल का द्रव्यमान आ गया, विलायक का द्रव्यमान आ गया। अब हम लोगों को पता होता है या नहीं पता होता, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है और कभी कभी खुद से निकालना पड़ जाता है। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, हमें पता है 23 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो सोडियम क्लोराइड का अणु भार आ जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्या आ जाएगा, अणु भार आ जाएगा, जिसे हम दिखाते हैं मोलर मास स्मॉल m से। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड का, इधर हम इसको लिख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का अणु भार कितना होता है, अभी हमने निकाला था 58.5। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोललता निकालनी है, शॉर्ट में लिख देंगे स्मॉल m बराबर क्या होता है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल W बराबर, स्मॉल n बराबर होता है, स्मॉल n मतलब विलेय के मोल, विलेय के मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, या n अपॉन W। स्मॉल n बराबर होता है विलेय का भार बटे अणु भार। विलेय का भार कितना है, 117 बटे 58.5 इंटू कैपिटल W कितना है, 0.1। ये 117 से इसको काट देंगे, इससे हम 58.5 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और इससे हम यहाँ बढ़ा देंगे 20 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 20। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया, 20 मोल प्रति किलोग्राम। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सांद्रता पद नॉर्मलता की तरफ। नॉर्मलता को हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। दोस्तों इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम नॉर्मलता को। नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है, नॉर्मलता की परिभाषा होती है कि 1 लीटर विलेन में, इसमें भी विलेन वाला ही टर्म आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बता दिया था कि जो आपकी मोललता थी उसमें विलायक का टर्म आता है, लेकिन बाकी जितने हैं इसमें नॉर्मलता, मोलरता, इसमें सभी में क्या है, विलेन का टर्म आएगा। आइए परिभाषा देखते हैं वापस, कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक क्या है, अभी हम आगे इसी में चर्चा करेंगे, नॉर्मलता में ही। तो 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। आइए पहले परिभाषा लिख लेते हैं, इसके बाद और समझते हैं गहराई से। 1 लीटर विलेन में, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। ये तो आपकी परिभाषा होगी। हम न्यूमेरिकल्स तो फॉर्मूलों से लगाएंगे, तो अभी हम फॉर्मूला इसका बनाएंगे। तो कैपिटल एन यानी नॉर्मलता बराबर, यहां लिख लेंगे, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर हो जाएगा कि 1 लीटर विलेन, यानी आपको पता है अपॉन में क्या होने वाला है, विलेन का आयतन। आप सूत्र बनाना अभी तक सीख गए होंगे, विलेन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। किसमें होना चाहिए, लीटर में। विलेन का आयतन कह रहा है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और ऊपर क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये आपका नॉर्मलता का सूत्र हो गया। ठीक है,
नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब बात आई नॉर्मलता के यूनिट की, कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होगा। दोस्तों नॉर्मलता का मात्रक होगा तुल्यांक पर लीटर। क्या होगा इसका मात्रक, तुल्यांक प्रति लीटर, क्योंकि इसका जो है तुल्यांक मात्रक हम बोल देंगे और अपॉन में लीटर, तो नॉर्मलता का मात्रक क्या हो जाएगा, तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, और इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अभी समझेंगे ग्राम तुल्यांक किसे कहते हैं, कि जो विलेय के ग्राम तुल्यांक हैं, ग्राम तुल्यांक ये हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि नॉर्मलता में ये टर्म आ गई है ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक आप निकालेंगे, मान लो आप विलेय के ग्राम तुल्यांक निकाल रहे हैं, किसके निकाल रहे हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको विलेय का भार पता होना चाहिए, विलेय का भार होना चाहिए, और आपके पास विलेय का तुल्यांकी भार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विलेय का तुल्यांकी भार होना चाहिए। तो वो तो ठीक है, लेकिन विलेय का तुल्यांकी भार फिर से एक नई टर्म आ गई, तो आप विलेय का तुल्यांकी भार निकालना जानेंगे। आप किसी का भी तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो तुल्यांकी भार का एक फॉर्मूला होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का अणु भार। क्या होगा, आपको सबसे पहले विलेय का अणु भार पता होना चाहिए, विलेय का अणु भार अपॉन में आपका एक्स फैक्टर आएगा। एक्स फैक्टर क्या होता है आपको बता दूं, जैसे आपका मान लीजिए कि H2SO4 है, विलेय है आपका H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका जो एक्स फैक्टर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका सोडियम क्लोराइड है, इसका जो एक्स फैक्टर होगा वो 1 होगा। ठीक है, HCl जो हो गया आपका, इसका जो है एक्स फैक्टर वो 1 होगा। इस प्रकार से आपको याद कर लेने हैं कई सारे। आप कैसे निकालोगे, तो बेसिकली ये जो होती है आपकी संयोजकता ही होती है, इन सभी की वैलेंसी आप देखोगे, यही इनकी वैलेंसी भी है। तो जो इन सभी विलेय की वैलेंसी होगी, जितने भी आपके सॉल्यूट हैं उनकी वैलेंसी होगी, वही उनका एक्स फैक्टर हो जाएगा। आपको ये बात याद रखनी, और वैसे भी आप जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाते लगाते आदत पड़ जाएगी, याद हो जाएंगे ये सब। ओके, तो ये आपका हो गया विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालने का फॉर्मूला, कि विलेय का भार आप रख दीजिए अपॉन में उसका तुल्यांकी भार। बात आई तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको अणु भार पता होना चाहिए जिसका आप तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, और एक्स फैक्टर मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे नॉर्मलता को। अब हम नॉर्मलता का उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए उदाहरण लिख दिया है मैंने, कह रहा है 10 नॉर्मल विलयन से क्या तात्पर्य है। 10 नॉर्मल विलयन अभी हम समझेंगे। इसका मतलब है कहीं भी आपको लिख जाए 10 नॉर्मल, 5 नॉर्मल, मतलब कोई भी संख्या यहाँ आगे लिखी उसके बाद नॉर्मल लिखा हुआ है, तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि एन की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 10 है। एन बोले तो नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता की वैल्यू दी हुई है उसने 10। ठीक है, तो कह रहा है एन बराबर 10 है। अब इससे क्या हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलता है सबसे पहली बात ये कि जो विलयन का आयतन होगा आपका, जो विलयन का आयतन होगा वो विलयन का आयतन होगा 1 लीटर, पहली बात। ठीक है, और जो आपका विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वो हो जाएगी कितनी, 10। इससे हमें ये पता चलता है कि जो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वो 10 है और विलयन का आयतन 1 लीटर है। तो हम इससे ये समझते हैं आप कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे उसको समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने इसका उदाहरण समझ लिया है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मलता का। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे मोल अंश के बारे में, अर्थात मोल फ्रैक्शन। मोल अंश को अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल अंश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मोल अंश को अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। किसी किसी बुक में इसको मोल अंश को मोल प्रभाज भी बोल रखा है इन्होंने। मोल अंश को क्या बोल रखा है, मोल प्रभाज। तो दोनों बात एक ही है, तो चाहे आप मोल प्रभाज कहिए या मोल अंश कहिए, बात एक ही है।
और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मान लीजिए आपने एक विलेन बनाया है, विले और विलायक को मिला करके आपने क्या बनाया है, विलेन बनाया है। तो विले को आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विलायक को बी से। आइए उदाहरण की सहायता से हम इसको यहाँ बोर्ड पे समझते हैं। आपने एक विलेन बनाया है, विले और विलायक को मिला करके आपने एक क्या बनाया है, विलेन बनाया है। विले और विलायक को मिला करके आपने एक विलेन बना दिया, ठीक है। ये आपने क्या बना दिया, विलेन बना दिया। ये जो विले है आप इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो विलायक है इसको आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई बात समझ? ए और ये बी, इनकी कुछ मात्रा होगी और उससे हमारा विलेन बनके तैयार हुआ है। सबसे पहली बात आप ये समझिएगा, अब आपसे पूछा जाए कि इस विलेन में विले का मोल प्रभाज बताइए या इस विलेन में विलायक का मोल प्रभाज बताइए, तो मोल प्रभाज जितने घटक होते हैं आपके विलेन में उन्हीं का बताया जाता है, या आपके क्वेश्चन में वही पूछता है। मान लीजिए विले विलायक मिलकर बना है विलेन, तो पूछेगा विले का मोल प्रभाज बताइए, विलायक का मोल प्रभाज बताइए, है ना। तो मोल प्रभाज को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। आप कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल एक्स से, आपकी चॉइस, ठीक है। तो हम मोल प्रभाज को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। आपसे पूछा कि विले का मोल प्रभाज बताइए, तो विले का मोल प्रभाज हम कैसे लिखेंगे, एक्स और यहाँ पे इसके ए, एक्स ए। और विलायक का मोल प्रभाज कैसे लिखेंगे, एक्स बी। ये क्या है, विले का मोल प्रभाज, और ये विलायक का मोल प्रभाज किसमें, विलेन में। ये क्या है, मोल प्रभाज। न्यूमेरिकल हमारा ऐसे तो लगेगा नहीं, न्यूमेरिकल लगेगा सूत्र से। तो आइए इसका सूत्र निकालते हैं क्या होता है। तो जो मोल प्रभाज का सूत्र होता है अर्थात एक्से का, मान लीजिए हम विले का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं एक्से का, ठीक है। विले का एक्से क्या है, विले का मोल प्रभाज है। तो एक्से विले का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं किसमें, विलेन में। तो जो आपका विले का मोल होगा यानी Na, विले का मोल, और जो आपका टोटल मोल होगा, टोटल मोल मतलब विले और विलायक का। तो अब विले का मोल है Na और मान लीजिए विलायक का मोल क्या है, Nb। तो ये टोटल मोल हो गया, और ऊपर जिसका निकाल रहे हैं मोल प्रभाज उसका यानी विले का मोल। तो ये आपका निकल आया किसका, विले का मोल प्रभाज। ऐसे ही आप विलायक का मोल प्रभाज निकाले यानी Xb, तो आप ऊपर रखेंगे किसके, विलायक का मोल बटे टोटल मोल। टोटल मोल क्या है, Na प्लस Nb। ये आपका निकल आया विलायक का मोल प्रभाज। ऐसे आप जितने घटक मिलाकर के विलेन को बनाए हैं उनका निकाल सकते हैं मोल प्रभाज, ठीक है। यहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मोल प्रभाज निकालना है तो आप लिख सकते हैं X, यहाँ पे NaCl, यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट का यहाँ X H2SO4 आप लिख सकते हैं। ये आपके फॉर्मूले होंगे। इसमें एक बात नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक विलेन में हमेशा ध्यान रखना कि विलेन में जितने घटक होंगे उन सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग कितना आएगा, एक आएगा। विलेन आपने बनाया है, ये कई घटकों से मिलकर बना होगा। मान लीजिए 2, 3, 4, 5 जितने घटकों से मिलकर बना है उनके मोल प्रभाजों का योग, सभी के मोल प्रभाजों का योग एक के बराबर आएगा। किसके बराबर, एक के बराबर आएगा। इसको नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे कि विलेन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग, मोल प्रभाजों का योग एक के बराबर आता है, ठीक है। तो विलेन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग एक के बराबर आता है। आइए इसको हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि एक के बराबर आता भी है या ऐसे ही है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए हम इसका प्रूफ करके देख लेते हैं कि एक के बराबर आता भी है या नहीं आता है, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे, इसका हम प्रूफ करके देख लेते हैं। मान लीजिए आपने विले को ए से रिप्रेजेंट किया है और विलायक को
बी से रिप्रेजेंट किया है। इसके मोल प्रभाज विलयन में एक्स ए है और इसके मोल प्रभाज विलयन में एक्स बी है। आई बात समझ। तो ये वाला नोट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी एक के बराबर होना चाहिए। यही तो कह रहा है कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर होना चाहिए। इसका हम प्रूफ करके देख लेते हैं कि एक के बराबर है भी या नहीं है। देखिए एक्स ए की अभी हमने वैल्यू देखी थी कि एक्स ए बराबर क्या होता है, एक्स ए बराबर होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही तो होगा। और एक्स बी बराबर क्या होता है, एक्स बी बराबर होता है एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, होता है ना, अभी हमने पढ़ा है। तो हम इसका प्रूफ करके देखेंगे। देखना एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या है, एक है। ठीक है, एक्स ए की वैल्यू यहां पे रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी बराबर एक। देखिए यहाँ पे हर बराबर है तो ऊपर वालों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा एन ए प्लस एन बी और नीचे एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा, एक बराबर एक आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो एक्स ए प्लस एक्स बी, या यहाँ पे और भी कई सारे टर्म हो सकते हैं एन पदों तक, इन सभी का योग किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है या कभी कभी न्यूमेरिकल से बना देता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अरे इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे देखेंगे, अभी हमने सूत्र वगैरह सब कुछ समझ लिया है मोल अंश का, केवल और केवल इसकी परिभाषा बची है। इसकी परिभाषा आइए हम समझ लेते हैं। आइए मोल प्रभाज की परिभाषा लिख देते हैं। मोल प्रभाज, वैसे इसको हम हिंदी में सूत्र इसका मोल प्रभाज का समझ लेते हैं एक बार, आसानी रहेगी परिभाषा लिखने में कि मोल प्रभाज एक्चुअली में क्या है, इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। तो मोल प्रभाज बराबर अवयव के मोल, मतलब जिस अवयव के आप मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं उस अवयव के मोल यहाँ पे लिख देंगे। आई बात समझ। और अपॉन में कुल मोल, यानी विलयन में जितने अवयव उपस्थित है उन सभी के मोलों का आप योग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम टोटल यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुल मोल, कुल मोल। यही हमारा बेसिक सूत्र है, इसी से आप, तो मोल प्रभाज बराबर होता है अवयव के मोल अपॉन कुल मोल होता है। इसको समझ गए होंगे। आपको किसी का भी मोल प्रभाज निकालना है, वहां पे आप सफिक्स में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। तो जिसका भी आप निकालेंगे उसके मोल रख देंगे ऊपर में, और नीचे में विलयन में जितने अवयव उपस्थित होंगे उन सभी के मोलों का योग आप यहाँ पे लिख देंगे। इससे हमारा निकल आएगा मोल प्रभाज। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कैसे देंगे। तो इसकी परिभाषा हम इसी सूत्र से बनाएंगे। कैसे परिभाषा बनाएंगे, किसी अवयव के मोल प्रभाज, किसी अवयव के मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल, विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल, विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल तथा कुल मोल, तथा कुल मोल के अनुपात को कहते हैं, के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, कह रहा किसी अवयव के मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल तथा कुल मोल के अनुपात को कहते हैं। आप परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हम बढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की तरफ, जिसे हम वेट बाय वेट परसेंटेज से भी जानते हैं, यानी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंटेज से भी जानते हैं। किसी किसी बुक में द्रव्यमान प्रतिशत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, कितने में, 100 ग्राम में, विलयन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए, में उपस्थित विलेय
की ग्राम में मात्रा, विलय की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम में, को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। आई बात समझ। यानी कह रहा है विलयन के 100 ग्राम में जितना आपका विलय उपस्थित होगा, किसमें, ग्राम में, वही आपका क्या होगा, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। आई आपको बात समझ। इसका सूत्र इसी से इन्होंने बना दिया है क्या, कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है अवयव का द्रव्यमान, यानी जिस अवयव का आप द्रव्यमान निकाल रहे हैं उस अवयव का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे और विलयन का कुल द्रव्यमान रखेंगे, टोटल द्रव्यमान आप रख देंगे। शर्त यह है कि जिस यूनिट में आप यहाँ अगर ग्राम ले रहे हैं तो विलयन का द्रव्यमान भी ग्राम में होना चाहिए। अगर आप विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में ले रहे हैं तो आपको विलयन का द्रव्यमान भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे और इनटू में 100 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा क्या, उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसे आप इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। आई बात समझ। ये आपकी परिभाषा रही कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को आप क्या बोलेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बोलेंगे। ये नोट पॉइंट लिखा है, इसका उपयोग लिखा है, क्या लिखा है कि इसका उपयोग सामान्य रासायनिक उद्योगों के अनुप्रयोगों में किया जाता है। सामान्य रासायनिक जो उद्योग होते हैं ना, उनमें इसका उपयोग किया जाता है, किसका, द्रव्यमान प्रतिशत का, वहां केमिकल्स बनाने के लिए। फिर एग्जाम्पल में लिखा है कि किसी विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ क्या है, इसको हम समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं और विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत का आपको अर्थ समझाते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि किसी विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत से क्या तात्पर्य है। तो विलयन का आपको जो द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, यानी W परसेंटेज जो आपका दिया गया है, ये कितना है, 10% दिया गया है। कितना है, 10%। इससे कह रहा है क्या तात्पर्य है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो विलयन का, आप ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी आपको इस प्रकार का तात्पर्य वाला प्रश्न पूछ दे, आपको न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आप लिखेंगे कि विलयन का द्रव्यमान हमेशा कितना रहेगा, परिभाषा से हमने सीखा है कितना रहेगा, 100 ग्राम। कितना रहेगा, 100 ग्राम। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना रहेगा, 100 ग्राम रहेगा। और विलय का द्रव्यमान आपको पता है कि जितना आपका ये वाली आगे वाली वैल्यू है यही हो जाएगी ग्राम के साथ में, तो विलय का द्रव्यमान हो जाएगा आपका कितना, 10 ग्राम। और इसकी मदद से आप विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि विलायक का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। ये सूत्र में, इस सूत्र की मदद से आप विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। आई बात समझ। विलयन का द्रव्यमान कितना है आपके पास, 100 ग्राम है, और विलय का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम है, तो विलायक कितना आ गया, 90 ग्राम। आई बात समझ। इस सूत्र की मदद से आप विलायक का द्रव्यमान निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि किसी विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत से क्या तात्पर्य है कि उसका विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम होगा और विलय का द्रव्यमान कितना होगा, 10 ग्राम होगा। इसकी सहायता से आप विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं आयतन प्रतिशत की तरफ, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अब समझ लेते हैं आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। आयतन प्रतिशत को हम आयतन प्रतिशत भी कहते हैं, और इसको हम वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज यानी V/V परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक सूत्र इन्होंने दे रखा है कि आयतन प्रतिशत, आप जिस भी अवयव का आयतन प्रतिशत निकालना चाहते हैं उस अवयव का आयतन आप ऊपर रखेंगे और अपॉन में विलयन का कुल आयतन, जितना आपका विलयन है उसका पूरे का जितना आयतन है वो आप नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। इससे आपके उस अवयव का आयतन प्रतिशत निकल आएगा। और एक बात इसमें ध्यान रखनी कि इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर आप आयतन ml में ले रहे हैं तो विलयन का आयतन भी आप ml में लेंगे। अगर आप यहाँ पे क्या नाम उसमें ले रहे हैं लीटर में, तो आप विलयन का आयतन भी लीटर में लेंगे। आई बात समझ। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कह रहा है किसी विलयन के 100 ml में, कितने में, 100 ml विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, 100 ml, इसने फिक्स कर दिया है, में उपस्थित विलय के ml में मात्रा, विलय की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ml में होनी चाहिए, क्योंकि इसने ये वाली यूनिट ml में कर रखी है। आयतन प्रतिशत कहलाती है, यानी कि विलयन के 100 ml में जितना आपके विलय का आयतन होगा वही उसकी क्या होगी, विलय की आयतन प्रतिशत होगी। आई बात समझ। अब इसने एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है किसी विलयन के 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से क्या तात्पर्य है, इसको समझाइए। आइए यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किसी विलयन के 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब बनता है, इसको समझाता हूं मैं। तो सबसे पहले परिभाषा से मैं बनाऊंगा। तो विलयन का आयतन कितना है, कह रहा है विलयन का आयतन आप 100 ml लेंगे, तो मुझे इससे पता चल रहा है, इससे क्या,
इससे पता चल रहा है कि विलेन का आयतन कितना होगा, विलेन का आयतन होगा 100 ml। कितना होगा, 100 ml, क्योंकि ये उसने फिक्स कर दिया है, आप 100 ml लेंगे। फिर मुझे कह रहा है विलेय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत कहलाती है। मुझे पता है ये क्या है, आयतन प्रतिशत है। तो ये आगे वाली जो वैल्यू है 10, ये क्या है, विलेय का आयतन है। क्या है, विलेय का आयतन। तो विलेय का आयतन मुझे पता चल गया कितना है, विलेय का आयतन है 10 ml। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि विलेन का आयतन 100 ml है और विलेय का आयतन 10 ml है। आई होप आपको एग्जांपल्स भी समझ में आ गया होगा, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी और आपको ये सूत्र भी समझ में आ गया होगा कि आयतन प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे। अब हम बढ़ते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की तरफ, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब हम समझ लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, अर्थात वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसको समझते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का इन्होंने एक सूत्र दे रखा है यहाँ पर कि किसी भी आपको अवयव का या विलेय का या किसी भी पदार्थ का आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, अर्थात उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उस अवयव का जिसका आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना चाहते हैं, उसका आप क्या ऊपर द्रव्यमान रख देंगे, अपॉन में आप विलेन का टोटल आयतन रख देंगे, यानी जितना विलेन का टोटल आयतन होगा उसको आप रख देंगे और इंटू में 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे। आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकल आएगा उस अवयव का। ठीक है, ये सूत्र है, आप इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखिएगा। आगे इसकी परिभाषा की तरफ चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है किसी विलेन के 100 ml आयतन में, विलेन का आयतन इसने फिक्स कर दिया कितना होना चाहिए, 100 ml होना चाहिए। कह रहा है 100 ml आयतन में अवयव की ग्राम में मात्रा, किसमें, जिस अवयव का आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकालना चाहते हैं उसकी किसमें, ग्राम में मात्रा, उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। आई बात समझ, उसकी ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। आप सूत्र को समझ गए, आप परिभाषा को भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इसको अच्छे से और समझने के लिए मैं हर बार यहाँ पे एक एग्जांपल लगा देता हूँ छोटा वाला, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देता हूँ ताकि आप जो है इसको आसानी से समझ पाए तीनों टर्म्स को। ये तीसरी टर्म्स है, इसके बाद हम पार्ट्स प्रति मिलियन पढ़ करके इस लेक्चर का द एंड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है किसी विलेन के 5% वेट बाय वॉल्यूम से आप क्या समझते हैं, आप समझाइए इसको। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ देगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम 5% वेट बाय वॉल्यूम से क्या समझते हैं। देखिए, 5% वेट बाय वॉल्यूम है तो इसने फिक्स कर दिया कि विलेन का आयतन कितना होना है, 100 ml। तो आप आंख मीच करके विलेन का आयतन कितना लिख देंगे, 100 ml। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि विलेन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। आई बात समझ, विलेन का आयतन 100 ml हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो ये क्या है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जो आगे वाली ये टर्म है, ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान है। देखिए ना, ऊपर द्रव्यमान है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा आपका 5 ग्राम। तो हमें इससे ये पता चलता है कि विलेन का आयतन 100 ml है और विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम है। आई बात समझ, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन की तरफ। आइए साथियों, अब हम समझ लेते हैं पीपीएम को, यानी पार्ट प्रति मिलियन को। क्या होता है पार्ट प्रति मिलियन, कौन सी सांद्रता होती है। कह रहा है जब विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। कह रहा है जब विलेय की मात्रा क्या हो, बहुत ज्यादा बहुत कम हो तो हम सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है कि विलेय के 10 की घात 6 ग्राम में विलेयन के 10 की घात 6 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। क्या कि विलेयन के 10 की घात 6 ग्राम में, विलेयन का जो द्रव्यमान है वो कितना होना चाहिए, 10 की घात 6 ग्राम। उसमें आपका जितना विलेय प्रेजेंट होगा वो भी किसमें, ग्राम में, वही पार्ट प्रति मिलियन कहलाएगा। तो पार्ट प्रति मिलियन का सूत्र है पीपीएम का कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का द्रव्यमान इंटू 10 की पावर 6। इससे आप पीपीएम में सांद्रता निकाल पाएंगे। आप इसी सूत्र का उपयोग करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई बात समझ कि आप पीपीएम सांद्रता का उपयोग कब करेंगे, आप पीपीएम सांद्रता का उपयोग जब करेंगे जब आपका विलायक की तुलना में या विलेयन की तुलना में जो विलेय की मात्रा होगी वो अत्यंत कम होगी। इसीलिए आप यहाँ पे 10 की पावर 6 यूज करते हैं हम पीपीएम की सांद्रता के लिए। आई बात समझ। हम इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि आप बताइए किसी
विलयन की, किसी विलयन का 5 ppm से क्या तात्पर्य है? इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो आपका विलयन का आयतन है, क्या है, सॉरी, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का आयतन नहीं, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा हमारा कितना, 10⁶ ग्राम। ठीक है, और जो हमारा विलय का द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 ग्राम। विलय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। अब देखिएगा, विलयन का द्रव्यमान 10⁶ ग्राम और विलय का द्रव्यमान 5 ग्राम ही है। इन दोनों में कितना अंतर है आप समझ लीजिएगा। ये 1 मिलियन है और ये 5 ग्राम है। तो इनमें जब हमारे विलय का द्रव्यमान या उसकी मात्रा बहुत ही कम हो तो हम सांद्रता को किसमें व्यक्त करते हैं, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। आपको ये पीपीएम समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। आइए एक लास्ट टर्म और सीख लेते हैं, शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? किसी विलयन की शक्ति क्या है, आपसे पूछ देगा किसी विलयन की शक्ति आप कैसे निकालोगे, वो भी किसमें, ग्राम प्रति लीटर में। इसकी यूनिट साफ साफ लिखी हुई है, किसमें, ग्राम प्रति लीटर में ही आएगी और इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। तो आपकी शक्ति विलयन की आपसे पूछ दे कि आप विलयन की शक्ति कैसे निकालोगे, तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि विलयन की शक्ति क्या होती है। समझिएगा, किसी 1 लीटर विलयन में, विलयन का आयतन उसने फिक्स कर दिया कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाएगी, किसमें, वो भी ग्राम में होनी चाहिए। विलय की मात्रा किसमें होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। और विलयन का आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। तो जो विलय की हमारी मात्रा आएगी ग्राम में, वही उस विलयन की क्या होगी, शक्ति होगी। इसकी परिभाषा आइए हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसकी परिभाषा लिख देते हैं क्या, इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की किसमें, ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहलाती है। ठीक है, कह रहा किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर में शक्ति कहलाती है। आइए इसका सूत्र देख लेते हैं क्या होगा। सूत्र किसका, शक्ति का सूत्र देखेंगे हम। तो शक्ति का सूत्र ग्राम प्रति लीटर में हम देखेंगे क्या, कि विलय का, सॉरी, विलय की मात्रा क्या, वो भी किसमें होनी चाहिए, विलय की मात्रा ग्राम में होनी चाहिए, अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी लीटर में। ये आपकी हो गई क्या, शक्ति। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और इसके आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको मिस मत करना।